तो आज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्या, कौन सा वंश, राष्ट्रकूट वंश पढ़ने के लिए मिलेगा। राष्ट्रवंश के जो संस्थापक है ना, राष्ट्रकूट का जो संस्थापक है वो कौन है, दंतीदुर्ग। कौन है, दंतीदुर्ग संस्थापक है ना। आराम से जाइए, इसमें नहीं जाने के लिए बोले थे इनको। देखेंगे तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है, संस्थापक कौन है, दंतीदुर्ग संस्थापक है ना। राजधानी जो है, राजधानी कहाँ बनाया है, मान्यखेत। राजधानी कहाँ है, हम बोले कि जो दंतीदुर्ग है इसने क्या किया है कि कीर्तिवर्मन द्वितीय को मार करके शासक बनता है। तो आप देखे होंगे कि इसने क्या किया कि चालुक्य के वातापी, इसको बदामी में बोलते हैं, इसी का एक अंतिम शासक है जिसका नाम था क्या, कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो आप क्या देखें कि जो दंतीदुर्ग है इसने क्या किया है कि चालुक्य के वातापी के अंतिम शासक जिसका नाम है कीर्तिवर्मन द्वितीय, इसको हरा करके, हत्या करके शासक बना। ठीक है, तो एक बात बताइए कि इसने राजधानी कहां बनाया है, मान्यखेत। राजधानी कहां बनाया है, मान्यखेत। इससे दो फेमस क्वेश्चन है। पहला तो फेमस क्वेश्चन है कि इसने हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि इसने क्या किया है कि जो दंतीदुर्ग है इसने हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया। पहला क्वेश्चन नहीं फेमस है। दूसरा जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे वो पूछा जाएगा कि इसने क्या किया है कि दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया। तो इससे दो क्वेश्चन फेमस है। पहली बात तो हिरण्य गर्भ यज्ञ का निर्माण करवाता है ना, यज्ञ करवाया, और दूसरा जो है दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का संस्थापक है राष्ट्रकूट का। ये राष्ट्रकूट वंश इतना शक्तिशाली है कि एक अरब यात्री आता है जिसका नाम है सुलेमान, कहता है कि विश्व की चौथी शक्ति है। चीन, रोम और अरब के बाद भारत की जो सबसे जो चौथी विश्व की शक्ति है भारत को बताया जाता है, राष्ट्रकूट को। इतना शक्तिशाली है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, अमोघ वर्मन के क्या नाम था, अमोघ वर्ष के दरबार में आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद दंतीदुर्ग के बाद जो अगला शासक आया जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। कौन आया है, कृष्ण प्रथम। इसको अकाल वर्ष कहा जाता है। इसका उपाधि अगर पूछे, उपाधि तो उपाधि क्या है, अकाल वर्ष। अकाल वर्ष इसका उपाधि क्या है जी, अकाल वर्ष। अकाल वर्ष है ना। सुंगतुंग भी है, एक और उपाधि है इसका, सुंगतुंग। सुंगतुंग क्या है, उपाधि। तो इसका दो उपाधि आप याद रख सकते हैं। लेकिन इससे बार बार एक जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसने क्या किया है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। बार बार आपसे पूछा जाएगा कि कृष्ण प्रथम ने, इसने क्या किया है कि एक गुफा का मंदिर का निर्माण कराया जिसका एलोरा के क्या जी, कौन सा मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। एक बात बताइए, इससे पहले हम आपको एक और कैलाश मंदिर पढ़ा चुके हैं, वो कांची का कैलाश मंदिर था, याद करिए। एक और कैलाश मंदिर पढ़ा है जी, दोनों फेमस है। एक था कांची में जो है कैलाश मंदिर, इसका निर्माण बताइए तो कौन किया है, पढ़ाया नहीं है कल, हाँ, ये पल्लव वंश के शासक है। पल्लव वंश के शासक नरसिंह द्वितीय ने ही, नरसिंह क्या नाम था, नरसिंह द्वितीय ने ही किसका निर्माण करवाया था, कांची के कैलाश मंदिर को करवाया है। लेकिन एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण किसने किया है, कृष्ण प्रथम। बहुत बार पूछा हुआ, इसको याद करके रखिएगा। उपाधि नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एलोरा के जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया है, कौन कराया है, कृष्ण प्रथम। आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो अगला राजा बना वो है ध्रुव।
क्या नाम है? ध्रुव ही राजा बनता है आगे, ध्रुव। इसका उपाधि भी बार बार पूछेगा आपसे, एक उपाधि धारावर्ष, एक उपाधि क्या है? धारावर्ष, धारावर्ष इसका उपाधि है, किसका? ध्रुव का। बार बार पूछेगा कि धारावर्ष किसका उपाधि है? नाम है ध से ध्रुव, ध से ना रूम। इसका एक और नाम है, जैसे एक और उपाधि इसको लिख सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, नाम है कवि वल्लभ। कवि वल्लभ के नाम से भी जाना जाता है। तो कवि वल्लभ उपाधि किसका है? ध्रुव का। ठीक है, ये राष्ट्रकूट का पहला ऐसा शासक है, यह जो है ध्रुव है, राष्ट्रकूट का ऐसा पहला शासक माना जाता है जिसने क्या किया कि उत्तर के राजनीतिक में हस्तक्षेप किया, उत्तर भारत के। मतलब कहने का अर्थ है इसने दक्षिण भारत में, तो हम आप दक्षिण भारत के क्या पढ़ रहे हैं, वंश पढ़ रहे हैं, लेकिन इसने क्या किया कि उत्तर भारत को भी जीतने के लिए आगे बढ़ा। और उत्तर भारत में देखेंगे त्रिपक्षीय एक संघर्ष होता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसको जीतने के लिए? तो उत्तर भारत में कनौज है, किसको जी? कनौज। कनौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय आइए उधर सर, बढ़िए। हम लोग देख रहे हैं, आप लोग सब टाइम से आया करें। 8 बजे के बाद 8-10 तक वहां गेट बंद कर देंगे। देखेंगे इसने जो है ध्रुव ने किसको जीतने के लिए? कनौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष करता है। अपने तो एक ही है, 2 राजाओं को हराएगा। एक तो हराया है इसने पाल के शासक धर्मपाल को, एक पाल एक प्रतिहार। 2 वंश आगे पढ़ने के लिए बताएंगे, पाल वंश पढ़ाएंगे तब पर भी बताएंगे, और प्रतिहार पढ़ाएंगे उस समय भी बताएंगे। तो पाल के जो शासक है, ये बंगाल में है ना, पाल के शासक नाम है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल को पराजित करेगा। दूसरा जो पराजित करेगा ये वत्सराज को, किसको करेगा? वत्सराज को, ध्रुव को पराजित कर दिया ना। तो आप देखें कि ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल के शासक धर्मपाल को तथा प्रतिहार के शासक वत्सराज को, दोनों को पराजित कर दिया। ठीक है, कौन जी? ध्रुव। कौन? ध्रुव। अब देखेंगे इसके बाद अगर कोई शासक बनता है जिसका नाम है गोविंद तृतीय। अगला जो शासक बनेगा जिसका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद तृतीय। ये जो गोविंद तृतीय जो है, देखेंगे गोविंद तृतीय जो है इसका भी उपाधि है, इसको पृथ्वी वल्लभ कहा जाता है। इसका उपाधि पूछे तो क्या बताएंगे? पृथ्वी वल्लभ। और एक और है श्री वल्लभ, श्री वल्लभ, 2 उपाधि है। ठीक है, अब देखेंगे जो गोविंद तृतीय अपने पिता की ही तरह, ध्रुव की ही तरह सबसे योग्य शासक है और शक्तिशाली शासक है। ठीक है, कहा जाता है कि इसका जो घोड़ा है हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक पानी पीता है। इसका कहने का अर्थ है कि इसने हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अपने राज्य को विस्तार किया, वहां तक पूरे भारत को जीत लिया। तबे तो कहा जाता है कि इसका जो घोड़ा है हिमालय से लेकर के कहां? कन्याकुमारी तक पानी पीता है। मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया? इसने संपूर्ण भारत को जीता, मतलब उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक जीत लिया। ठीक है, लेकिन जब उत्तर भारत का विजय करता है इसके समय 2 विद्रोह होंगे। पहला जो विद्रोह एक छोटा भाई करेगा। इसका जो छोटा भाई इसने क्या किया कि 10 गो सामंत को लेकर के गुट बना करके ना विद्रोह कर दिया। जब गोविंद तृतीय आता है उस विद्रोह को दमन कर देगा। और एक विद्रोह और होगा, क्या करेंगे? क्या होगा कि जो दक्षिण भारत में जो पल्लव हैं, पांडे हैं,
केरल है और एक है गंग वंश के शासक। इन्होंने चार जो है, फिर से सुनेंगे, कौन कौन? पांड्य, पल्लव, केरल और गंग, चारों शासक ने एक गुट बनाया और उसने क्या किया कि गोविंद तृतीय पर आक्रमण कर दिया। लेकिन गोविंद तृतीय इतना योग शासक है, इतना शक्तिशाली शासक है कि उसने चारों वंश के राजाओं को एक साथ हरा दिया। ठीक है, तो इसके समय दो विद्रोह देखने के लिए मिलता है और ज्यादा कुछ याद नहीं रखेंगे। याद रखेंगे कि इसका जो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका घोड़ा पानी पिएगा, मतलब उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक इसका इतिहास है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गोविंद तृतीय के बाद अगला जो शासक बनेगा, सबसे योग शासक, जिसका नाम है अमोघ वर्ष। क्या नाम है? अमोघ वर्ष। इसको दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है। अमोघ वर्ष को क्या कहा जाएगा जी? दक्षिण भारत का अशोक। सब इसका जो मूल्य नाम है, कहेगा कि इसका जो मूल्य नाम क्या है? मूल्य नाम तो है इसका, देखेंगे सर्वा। क्या नाम है? सर्वा इसका मूल्य नाम है ना। और हम लोग देखेंगे इसमें इसका एक उपाधि बड़ा फेमस है। एक तो जैन धर्म को मानेगा। अमोघ वर्ष किस धर्म को मानता है? जैन धर्म को मानेगा ना। दक्षिण भारत का इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? मूल्य नाम इसका बताइए। मूल्य नाम क्या है? हाँ, मूल्य नाम क्या है? सर्वा इसका नाम। अगला हम लोग देखेंगे, सुनो ध्यान से, तबे याद होगी चीजें। ये जो अमोघ वर्ष है, इसका उपाधि देखते हैं। एक है नृपतुंग, उपाधि याद रखेंगे, पूछेगा आपसे। नृप वीर नारायण। तो इसके दो उपाधि कौन कौन? नृपतुंग और इसका किसका उपाधि है? अमोघ वर्ष के। इसने रचना, कवि है ना, दो रचना किया है। पहला रचना का नाम है कविराज मार्ग का रचना किया है। और किस भाषा में लिखा है बाबू? तो कन्नड़ भाषा में इसने लिखा है। और दूसरा जो जीवन के जो अंतिम स्वरूप, मतलब जब बूढ़ा हो गया, जीवन का अंतिम दिन चल रहा है, तब इसने एक और ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रत्नमालिका। क्या नाम है? रत्नमालिका। ये लिखा है संस्कृत भाषा में। तो इसका दो ग्रंथ याद रखेंगे। किसका? अमोघ वर्ष का। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने पहला पुस्तक कौन लिखा है? ग्रंथ क्या, कौन सा लिखा जी? कविराज मार्ग किस भाषा में है? किस भाषा में? अमोघ वर्ष ने जीवन के अंतिम जो समय है ना, उस समय कौन सा पुस्तक लिखा? कौन सा पुस्तक? रत्नमालिका। बताइए किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और हम आपको बताते हैं कि इसके दरबार में 3 विद्वान रहेंगे। इसके दरबार में 3 क्या रहेंगे? विद्वान। पहला जो विद्वान है हम आपको बताते हैं, जिसका नाम है महावीराचार्य। ठीक है, ये जो महावीराचार्य है, इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह। तो इनके दरबार में कौन रहते हैं जी? महावीराचार्य। तो बताइए कि जो महावीराचार्य है, कौन सा पुस्तक लिखे हैं? एक और है सट, नाम है सट
यान, क्या नाम है? सत्यान। इन्होंने अमोघ वर्ष क्या लिखा है? अमोघ नहीं, अमोघ। तो इसको लिख दीजिए वृत्ति, अमोघ वृत्ति। सत्यान ने क्या लिखा है? अच्छा, आप बताएंगे कि इनका क्या क्या उपाधि है जी? कौन कौन सी उपाधि धारण किया? इनका उपाधि अमोघ वर्ष का उपाधि क्या क्या है? कौन कौन? एक निरतुंग, क्या नाम है? और दूसरा क्या है? बताइए कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ की रचना किया है? कौन कौन जी? महावीरा, जो नाम है महावीराचार्य ने कौन से ग्रंथ की रचना कर दिए? गणित सार। और सत्यान ने क्या की रचना कर दी है? क्या चीज का जी? अमोघ तीर्थ। इनके दरबार में हम बोले कि इनके दरबार में एक अरब यात्री आएंगे 851 ईस्वी में। 851 ईस्वी में अरब यात्री जिसका नाम है सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान। सुलेमान। सुलेमान जब आते हैं और देखते हैं राष्ट्रकूट को, यहाँ के सेना को, विशाल सेना को देखते हैं तो कहते हैं कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति है। मतलब कहता है कि चीन है, रोम है और अरब के बाद अगर पूरा विश्व भर में चौथी जो शक्ति है वो किसका है? राष्ट्रकूटों का। किसका है? राष्ट्रकूटों का। हम बोले कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसने शासन किया। कौन? राष्ट्रकूट। ठीक है, इसने क्या बताया है जी? बताइए तो। विश्व के चौथी शक्ति लिख दे, लिख देते हैं। विश्व के किसके बाद बोला है? रोम, चीन, रोम और अरब। किसके बाद जी? अरब के बाद बोला कि चौथी बड़ी शक्ति भारत की है। और भारत में कौन है? कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट वंश है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो राजा बनता है जिसका नाम है इंद्र तृतीय। क्या नाम है? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय। तीन इंद्र है। एक अरब यात्री है जिसका नाम है ना अल मसूदी। कौन आएंगे? अल मसूदी। अल मसूदी। ठीक है, इसके बाद जो शासक बनेंगे कृष्ण तृतीय। कौन बनेंगे? कृष्ण तृतीय। ये जो कृष्ण तृतीय है इसने क्या किया है कि ये जो चोल वंश है, चोल वंश आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। चोल वंश के एक शासक है, इसका नाम है परांतक। शासक का नाम क्या है जी? परांतक। परांतक को पराजित कर देगा और एक युद्ध होगा जिसको बोलेंगे तकोलम। कौन सा युद्ध होता है? तकोलम। तकोलम, तकोलम का युद्ध 979 ईस्वी में। तकोलम के युद्ध में कौन विजयी होता है? कौन जीतेंगे? किसको हरा करके? चोल वंश के जो शासक है परांतक, जो परांतक है प्रथम, उसको हरा करके। ठीक है, इनके दरबार एक और रहता है जिसका नाम है पूर्ण। नाम क्या है जी? पूर्ण। इन्होंने शक्ति पुराण लिखा। क्या कौन सा पुराण लिखा है? शक्ति पुराण। ठीक है, और आप जानते हैं कि इस वंश का जो अंतिम शासक है जिसका नाम है कर्क द्वितीय। क्या नाम है जी? और आप एक बात बताइए कि कर्क द्वितीय ने, जो कर्क द्वितीय है इसको कौन मार डाला? कर्क द्वितीय को मारा कौन है बताइए तो? अंतिम शासक है कर्क द्वितीय। बताएं, पहले कल पढ़ाएं आपको।
कर्क द्वितीय को हत्या करने वाला कौन था? तैलभ द्वितीय। अरे कर्क द्वितीय को कौन हराया है? तैलभ द्वितीय। और यही इसी के बाद चालुक्य के जो दूसरी शाखा है, चालुक्य के कल्याणी शुरुआत होती है ना। ये जो वंश है राष्ट्रकूट वंश, इसके समय आप देखें कि जो अरब यात्री यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है इसने कहा कि जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के एक तो यहां बसने की छूट दे दिया, मस्जिद बनाने की भी छूट दिया, और अपने धर्म को प्रचार करने के लिए भी ये राष्ट्रकूट वंश वालों ने दे दिया है। तो अब जितने भी राजवंश यहां से पढ़ेंगे, कुछ न कुछ अरब यात्री आएंगे, कुछ अरब आक्रमण आएंगे, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे मुस्लिम शासक आएंगे, और फिर भारत में मुस्लिम शासक पढ़ने के लिए मिलेगा मध्यकालीन में ना। अब देखने के लिए धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम आएगा, मोहम्मद गजनी आएगा, मोहम्मद गौरी आएगा, फिर यहाँ पे चलेगी दिल्ली सल्तनत, और जब दिल्ली सल्तनत होगा तो फिर चलेगा मुगल काल। और हम बोले कि मुगल काल जब चलते रहेगा फिर अंग्रेज आ जाएंगे, और अंग्रेज फिर से गुलाम बना देंगे आपका देश, ठीक है। चलिए लिख लिया जाए, चलिए लिख लिया जाए।